नमस्कार मित्रों, मेरा नाम गोपाल साल्वी है। मैं राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ में समाजशास्त्र विषय में सहायक आचार्य हूँ। आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम भारत में जाति व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जाति व्यवस्था, जाति, इससे तो आप सभी परिचित हो, क्योंकि संपूर्ण भारतीय समाज या यूँ कहे कि संपूर्ण हिंदू समाज अनेक जातियों में विभक्त होता है। हम किसी न किसी जाति के सदस्य होते हैं और जीवन भर उसके सदस्य बने रहते हैं। आखिर में ये जाति व्यवस्था क्या है, इस पर हम समाजशास्त्री दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। सभी ग्रामीण और नगरीय समाजों में सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें व्यक्तियों के पदों और कार्यों का निर्धारण किया जाता है। भारतीय ग्रामों एवं नगरों में जाति व्यवस्था भी सामाजिक स्त्रीकरण की ही एक व्यवस्था है। तो भारत में जो जाति व्यवस्था है वो सामाजिक स्त्रीकरण की एक व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके जन्म पर से निर्धारित होती है। इस व्यवस्था को बंद स्त्रीकरण भी कहा जाता है। बंद स्त्रीकरण के रूप में यह सामाजिक संरचना ग्रामीण एवं नगरीय समाज का प्रमुख आधार कही जा सकती है, जो उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के अनेक प्रकार से प्रभावित कर रही है। यह एक श्रेणी का नाम है, जिसमें जन्म के आधार पर ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की तुलना में उच्च अथवा निम्न मान लिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि जाति व्यवस्था जो भारत में है वो सामाजिक स्त्रीकरण का रूप है। सामाजिक स्त्रीकरण जिसमें व्यक्तियों को उच्च और निम्न स्थान प्राप्त होता है। तो जाति व्यवस्था में भी प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य होता है और इस सदस्यता के आधार पर ही समाज में उसको उच्चता और निम्नता प्रदान की जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि जाति व्यवस्था यह एक श्रेणी है का नाम है, जिसमें जन्म के आधार पर ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की तुलना में उच्च अथवा निम्न मान लिया जाता है। भारत में अनेक जातियां हैं, जिनकी भिन्न भिन्न जीवन शैली है। जाति क्या है, इसकी क्या विशेषता है, स्त्रीकरण का आधार किस प्रकार है, आदि प्रश्नों को जानने के लिए जाति की पूर्ण जानकारी होना जरूरी है। हम जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ विद्वानों की परिभाषा को देख लेते हैं, जिसके आधार पर जाति को या जाति व्यवस्था को समझना बहुत ही आसान होगा। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। जाति अंग्रेजी शब्द कास्ट का हिंदी रूपांतरण है, जिसे पुर्तगाली भाषा के कास्ट से व्युत्पन्न माना जाता है, जहाँ इसे विभेद या मत के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। संस्कृत की जन धातु से जाति शब्द बना है, जिसका अर्थ जन्म या उत्पत्ति है, अर्थात जन्म के अनुसार अस्तित्व का रूप ही जाति है। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। अब हम कुछ विद्वानों की परिभाषा देख लेते हैं, जिन्होंने जाति को परिभाषित किया है। चार्ल्स कूले ने लिखा है कि जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे जाति कहा जाता है। इसी प्रकार D.N. मजूमदार और T.N. मदान ने कहा है, जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है, यानी एक ऐसा वर्ग है जो बंद है, अर्थात जिसके सदस्यों की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। वह जीवन भर अपने जाति को नहीं बदल पाते हैं, इसलिए जाति को मजूमदार ने एक बंद वर्ग कहा है।
सभी विद्वानों ने जाति के अर्थ तथा विशेषता को स्पष्ट करते हुए इसकी विशिष्ट विशेषता जन्म पर आधारित सदस्यता पर प्रकाश डाला है। अर्थात जो जिस जाति में जन्म लेता है वह जीवन पर्यंत उसी जाति का सदस्य बना रहता है। सामान्यतः इसकी सदस्यता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो व्यक्ति जिस जाति में एक बार जन्म ले लेता है वह चाहे लाख प्रयास करो या कुछ भी करो, वह जीवन भर उसी जाति का सदस्य बना रहता है। वह दूसरी जाति की सदस्यता नहीं ले सकता है। कुछ विद्वानों ने इसे और स्पष्ट किया, जाति जन्म एवं अंतर्विवाह पर आधारित होती है। कुछ विद्वानों ने जाति का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी दो विशेषताएं जन्म एवं अंतर्विवाह पर प्रकाश डाला है। केटकर के अनुसार जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं होती है। केटकर ने जाति को एक सामाजिक समूह माना है और इसकी दो विशेषताएं बताई हैं। नंबर 1, सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित है जो सदस्यों से जन्म लेते हैं और इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि जाति की जो सदस्यता होती है वो जन्म पर आधारित होती है। नंबर 2, सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। यानी जाति की एक विशेषता इन्होंने बताई है कि जाति अंतर्विवाही समूह होता है। अर्थात जाति का जो सदस्य होता है वह केवल अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है। वह कठोर नियमों का पालन करता है। अगर कठोर नियम होते हैं जिसके कारण वह जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता है, उसको जाति के सदस्य बाहर विवाह करने से रोक देते हैं विभिन्न नियमों के आधार पर। इसी प्रकार हट्टन ने कास्ट इन इंडिया में लिखा है कि अगर जाति को समझना है तो हमें इसकी विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करके ही समझना होगा। जाति की कुछ प्रमुख विशेषताएं जैसे जन्म पर आधारित सदस्यता, अंतर्विवाह एवं वंशानुगत व्यवसाय। यानी एक विशेषता ये भी है कि जाति जो है उसका जो व्यवसाय है वो वंशानुगत होता है। अर्थात प्रत्येक जाति का कोई न कोई निश्चित व्यवसाय होता है जिसके द्वारा वह जाति पहचानी जाती है। जैसे कि सूतार है तो उनका एक परंपरागत व्यवसाय है। इसी प्रकार अन्य जाति है उनका कुछ परंपरागत व्यवसाय है जिनके आधार पर उन्हें पहचाना जाता है। इन विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ और विशेषताएं भी है जिनको समग्र रूप से एन.के. दत्त और जी.एस. घुरे ने प्रस्तुत किया है। एन.के. दत्त ने ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया में जाति के प्रमुख लक्षण बताए हैं। इन्होंने 6 लक्षण बताए हैं जाति के, जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, एक जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं। यानी किसी जाति का कोई सदस्य है वह अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता है, उसको केवल अपनी जाति में ही विवाह करना होता है। नंबर 2, एक जाति के सदस्यों पर अन्य जातियों के सदस्यों के साथ खान पीन पान के संबंध में भी कुछ प्रतिबंध होते हैं। अब ये प्रतिबंध थोड़े शिथिल हो गए, परंतु प्रत्येक जाति के जो सदस्य होते हैं वह दूसरी जाति के सदस्यों के साथ, मतलब किन जातियों के सदस्यों के साथ उनके खान पान के संबंध रहेंगे ये निर्धारित होता है, और किन जातियों के साथ उनके खान पान के संबंध नहीं रहेंगे ये भी निर्धारित होता है। नंबर 3, अधिकतर जातियों के व्यवसाय निश्चित होते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि प्रत्येक जाति का परंपरागत व्यवसाय होता है जिसके सदस्य उस व्यवसाय को करते हैं। इसी बात अधिकतर जातियाँ, जो ज़्यादातर जातियाँ हैं, उनके परंपरागत व्यवसाय होते हैं और इन व्यवसायों के आधार पर ही वह जानी जाती है। नंबर 4, सभी जातियों में ऊंच नीच का एक सम्मिश्रण होता है जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वमान्य रूप से
शिखर पर है। यानी जाति व्यवस्था में एक स्तरण व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें कुछ जातियाँ उच्च स्थान पर प्राप्त होती है, अर्थात समाज में उनको उच्च माना जाता है, कुछ जातियाँ निम्न मानी जाती है। जैसे ब्राह्मण जाति को सामान्यतः समाज में सबसे उच्च जाति माना जाता है। नंबर 5, व्यक्ति की जाति का निश्चय जन्म के आधार पर जीवन भर के लिए होता है। यदि कोई व्यक्ति उसके नियमों का उल्लंघन करने के कारण निकाल दिया जाए तो एक जाति से दूसरी जाति के सदस्यता प्राप्त करना असंभव है। यानी अर्थात जाति व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को अगर किसी कारणवश किसी जाति से या अपनी जाति से पृथक कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो वह दूसरी जाति की सदस्यता ग्रहण कर ले, ऐसा नहीं है। दूसरी जाति वाले भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नंबर 6, संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित है। यानी जाति व्यवस्था का जो सिस्टम है वह ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित है, यानी ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाता है। इन विभिन्न आधारों पर हम जाति व्यवस्था किसे कहते हैं इसको समझ सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है समाजशास्त्र में। भारतीय समाज को अगर हम समझना चाहते हैं, भारतीय समाज को तभी समझ सकते हैं जब यहाँ की जाति व्यवस्था को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ यह टॉपिक या जाति व्यवस्था किसे कहते हैं, यह समाजशास्त्र के सिलेबस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह प्रथम वर्ष, तृतीय वर्ष, MA के विद्यार्थियों द्वारा भी अध्ययन में पढ़ा जाता है, इसे पढ़ना ही होता है। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपेक्षा है कि आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में GS घुरे की चर्चा करेंगे, जिन्होंने जाति व्यवस्था पर बहुत कुछ लिखा है, जाति व्यवस्था की विशेषताएं बताई हैं, जिसके आधार पर हम जाति व्यवस्था को समझ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।